Hello bachcho, let's read the question. An inclined plane is divided into two sections. The upper 1/4 is smooth and the lower 3/4 is rough. If a block starts from rest at the top of the plane and comes to rest again at the bottom, then the required coefficient of friction between the block and the lower 3/4 of the plane should be. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन का जो है की कॉन्सेप्ट सबसे पहले लिखते हैं। द की कॉन्सेप्ट इज इजी एंड सिंपल फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम देखेंगे इसका की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, सबसे पहला की कॉन्सेप्ट जो इसमें हम यूज करने वाले हैं दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से जो है ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। वो कौन सी इक्वेशन है जो इस क्वेश्चन के अंदर हम यूज करने वाले हैं, दैट इज वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये इसके बराबर होगा। ये वाली इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं। ऑल्सो इसके मजीद जो है 2 पॉइंट्स और हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं जिसको हमने समझना है। वो ये है कि अगर आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और आपने क्या किया, आपने रेस्ट से जो है किसी ब्लॉक को यहाँ से रिलीज कर लिया। ओके, तो रेस्ट से आप ब्लॉक को रिलीज कर रहे हो और आप ये मान के चल रहे हो जो यहाँ पे सरफेस है दिस इज स्मूथ। आपने स्मूथ सरफेस यहाँ पे ले ली और यहाँ का जो एंगल है लेट अस सपोज दिस इज थीटा। तो आइए इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। पहले स्मूथ वाली सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको समझना है कि जो मेरा थीटा है, अगर ये स्मूथ सरफेस पे जो है ये ब्लॉक गिर रहा है, इस पे दो फोर्सेस लगेंगे, इस पे एक फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ दिस ब्लॉक mg डाउनवर्ड्स लगेगा। ओके, इस mg के दो कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पे जिसको हमने समझना है। एक तो इस तरह होगा कुछ ये कंपोनेंट और यहाँ का एंगल जो है ये भी थीटा होगा। तो ये कंपोनेंट कौन सा है, दिस विल बी mg cos ऑफ थीटा। तो इसके मजीद जो है इसका एक और कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन लगेगा दैट इज mg sin ऑफ थीटा। ओके, इसके बावजूद चूंकि इस ब्लॉक का जो है कांटेक्ट है ऑन द सरफेस, तो सरफेस इसके ऊपर जो है नॉर्मल लगाएगी दैट विल बी परपेंडिकुलर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ओके, क्योंकि अगर मैं इस एक्सिस का अगर मैं फोर्स का यहाँ तक करूं, यानी नॉर्मल रिएक्शन जो होगा मेरा दिस विल बी इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा। ओके, नॉर्मल रिएक्शन आपका mg cos ऑफ थीटा के बराबर होगा। अगर चूंकि ये बैलेंस होता है और अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग दिस वर्टिकल डायरेक्शन देयर विल बी नो मोशन, इस वाले डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा, तो मोशन विल बी ओनली अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो दैट इज वाई हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेट फोर्स अलोंग दिस वर्टिकल डायरेक्शन इज 0। तो हम इस इन फोर्सेस का जो है डिस्कशन में लेते ही नहीं है। अब हमारे पास क्या नेट एक्सटर्नल फोर्स बचता है ब्लॉक पे, दैट इज mg sin थीटा। तो क्या मैं लिख सकता हूं नेट फोर्स विल बी इक्वल टू, ये स्मूथ सरफेस की बात चल रही है, दिस विल बी इक्वल टू अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन दैट इज इक्वल टू mg sin ऑफ थीटा। ओके, according to Newton's second law of motion, net force is equal to mass into acceleration. Okay, you can write here the mass of the block into acceleration. This will be equal to m into g sin theta. यहाँ से आपका मास और आपका मास कैंसिल हो जाएगा। दिस इज द एक्सेलरेशन डाउन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, मगर शर्त यह है कि स्मूथ सरफेस की बात हो रही है। दिस इज g sin थीटा। पहले हम इसी चीज का ख्याल रखेंगे और इसको अपनी जगह पे याद रखेंगे। ये तो हमारा एक कॉन्सेप्ट बनेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा इसी के लेवल पे, दैट इज अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, अब नाउ विल टेक द रफ सरफेस इनटू कंसीडरेशन। अब मैं रफ सरफेस लेता हूं। कौन सी सरफेस लेता हूं, अब मैं रफ सरफेस के मुतालिक बात करता हूं। ओके, जब आपके पास एक रफ सरफेस होगी, यहां पे भी आपको समझना है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाएगी। अगेन यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे आपकी एक ब्लॉक है जिसको आप रिलीज कर रहे हो रेस्ट से, लेकिन जो ही इस ब्लॉक पे जो है फोर्स यहाँ की ओर लगेगा सिमिलर मैनर इसी तरह, लेकिन इसके सेंटर ऑफ मास पे जो है वेट डाउनवर्ड्स लगेगा दैट इज mg, और यहाँ की ओर जो फोर्स लगेगा दैट इज थीटा। यहाँ पे थीटा होगा, दिस विल बी mg cos थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन दिस डायरेक्शन। नाउ द पॉइंट इज यहाँ पे एक और फोर्स लगेगा दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स जो पीछे की ओर लगेगा। ओके, तो अब अगर हम देखेंगे कि फोर्सेस अलोंग द
इंक्लाइन प्लेन की अगर बात की जाए, यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, चूंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। लेकिन जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है? फ्रिक्शनल फोर्स हमारा होता है बराबर म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज म्यू टाइम्स mg cos ऑफ थीटा। म्यू टाइम्स mg cos ऑफ थीटा के बराबर हमारा होता है बराबर। चलिए, तो क्या हम फ्रिक्शनल फोर्स को जहन में रखते हैं? अब हम देखेंगे कि नेट फोर्स कहाँ की ओर लग रहा है। अगर ब्लॉक नीचे आ रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स इंक्लाइंड प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो आइए इस इक्वेशन को भी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मेरा नेट फोर्स होगा along the inclined plane but the plane is rough, this will be equal to mg sin of theta minus mu times mg cos of theta. As we know from the second law of motion, F net is equal to mass into acceleration. This is equal to mg sin theta minus mu times mg cos of theta. वरना ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एक क्वेश्चन में चूंकि इसमें अगर मैं फुल डिटेल दिखा दूं ताकि आगे वाले क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। m m m और m कैंसिल हो जाएगा। एक्सेलरेशन डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विल बी इक्वल टू ऑन द रफ सरफेस, दिस इज g sin थीटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू g cos थीटा। तो ये दो चीज़ें अगर आपको पता है, अब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन की ओर हम थोड़ा सा जहन लगाएंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जल्दी से। ये देखिए कि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/4 पार्ट जो है दैट इज स्मूथ, और जो हमारा 3/4 पार्ट है दैट इज रफ, वो तो रफ है। तो अगर 1/4 स्मूथ है, 3/4 रफ है, वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट, वी नीड टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले किसकी। सबसे पहले हम किस वाले पोर्शन की बात करेंगे, यहाँ पे मैं दिखाता हूं। लेट अस सपोज ये मेरा एक सरफेस है और यहाँ पे एंगल मेरा थीटा बढ़ रहा है। ये मेरे पास एक ब्लॉक है जो सबसे पहले किस पे स्लाइड कर रहा है, जो ब्लॉक, जिस ब्लॉक का मास क्या है m है, ये ब्लॉक ये स्लाइड करेगा सबसे पहले 1/4 पोर्शन जो है दैट इज स्मूथ। अगर ये बाय सब स्मूथ है तो इसका मतलब फ्रिक्शन है ही नहीं। दो केस पहला हो गया, यू कैन यूज द इक्वेशन 1 हियर टू फाइंड द वेलोसिटी। यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 कर रहा हूँ यूज। और अगर रफ है, रफ के लिए मैं कौन सा यूज करूंगा, इक्वेशन 2 यूज करूंगा। आइए तो जल्दी करते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो मेरा दूसरा हिस्सा होगा, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ ब्लॉक यहाँ पे पहुंचेगा, लेकिन इसका एक और स्टेज यहाँ पे भी आएगा, तो ये वाला हिस्सा जो होगा दिस इज 3/4, तो यहाँ पे जो सिस्टम होगा, सरफेस होगा सॉरी, जो रफ होगी। ओके, आइए इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। तो पहले मैं स्टेप 1 देखता हूं। स्टेप 1 किसके बराबर आ जाएगा, क्या मैं लिख सकता हूं, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2 इंटू s डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये ब्लॉक जो है रेस्ट से स्टार्ट होता है, ये कहां से स्टार्ट होता है, रेस्ट से। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट विल बी 0, तो ये आपका 0 बन गया। दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन डाउन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन बट द प्लेन इज स्मूथ। यहाँ पे आप देखिए दैट इज g sin थीटा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ g sin थीटा, और इसको कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करनी है, दैट इज 1/4, तो इसका मतलब 2 1s are 2 2s are। फिलहाल आपकी इक्वेशन v² किसके बराबर आ गई, दिस इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 2। इसको आप इक्वेशन 3 नाम दीजिए। ओके, नाउ द पॉइंट इज, अब हम दूसरे स्टेज की बात करते हैं, स्टेज 2 पे जाते हैं। चलिए स्टेज 2 की बात करते हैं। अब हम स्टेप 2 की बात करते हैं। अब रफ के साथ बात होगी, रफ सरफेस की। अब हम रफ सरफेस के रिलेटेड बात करते हैं। रफ सरफेस में अगर हम देखेंगे, जो मेरा ये रफ सरफेस है, यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, लेकिन जो मैंने ऑलरेडी ये वेलोसिटी निकाली, ये वेलोसिटी किस पॉइंट की है, ये वेलोसिटी इस वाले पॉइंट की है। इस वाले पॉइंट पे जो आपकी वेलोसिटी निकली वो आपको निकल गई। क्या मैं लिख सकता हूं फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर v' का स्क्वायर, यानी इस वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी है v', दिस विल बी माइनस u' का स्क्वायर, यानी v² इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन डाउन ऑन एन, पहले एक्सेलरेशन ही लिखता हूं फिर डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं। v' का स्क्वायर चूंकि फाइनली ये रेस्ट में आ रहा है, इसका मतलब ये 0 है, माइनस v² इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन यूज, लेकिन रफ सरफेस के दौरान इसको यूज कीजिए। दिस इज g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा
और साथ में हमें इसको मल्टीप्लाई क्या करना है, दिस इज वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 3/4। यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ गई तो इसको मैं स्विच करता हूँ अगले, यहाँ पे -v² इज इक्वल टू 2 इंटू 3/4, दिस इज हाउ मच, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। तो दिस इज 2 1s are 2 2s are, दिस इज -v² इज इक्वल टू 3/2 g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। ओके, अगले स्लाइड पे इसको लिखते हैं। अगले स्लाइड पे मैं जब लिखूंगा -v² इज इक्वल टू 3/2 g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से और लिखते हैं फाइनल आंसर इसका। दिस विल बी इक्वल टू, अगर v² की बात की जाए, v² किसके बराबर है, v² हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज g sin थीटा बाई 2। ये g sin थीटा बाई 2 लिखिए, g sin थीटा बाई 2, और यहां से आपको 3/2 मिल रहा है, दिस इज g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स g sin थीटा प्लस सिंपली g sin थीटा, और ये माइनस म्यू g cos थीटा जो है विद 3, इसको मैं यहां लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूं, 3 टाइम्स म्यू g cos थीटा। और अगर आप देखोगे कि क्या हो रहा है थ्रू आउट, g और g कैंसिल हो रहा है, दिस इज म्यू सिंपली इक्वल टू, दिस इज g 3 साइन थीटा 1 साइन थीटा, दिस इज 4 साइन थीटा। इस 4 साइन थीटा को मैं डिवाइड करता हूं यहाँ का cos थीटा और यहाँ का 3, तो मैं लिखूंगा 3 डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो अगर आप देखोगे दिमाग से क्लियरली, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, दिस इज 4/3 इंटू tan ऑफ थीटा आपका सही आंसर बन गया। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो इसका सही ऑप्शन बन रहा है दैट इज 4/3 tan ऑफ थीटा, 4/3 tan ऑफ थीटा इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।